कि सर कुछ लास्ट के मंथ्स बचे हैं, 4-5 महीने बचे हैं, कैसे यूपीएससी निकाले पहले अटेम्प्ट में, क्या वो स्ट्रैटेजी है? तो सर उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं, कैसे निकाले फर्स्ट अटेम्प्ट में? हेलो राकेश सर। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स जो पहला फेज़ होता है बेसिकली वो एक एलिमिनेशन वाला फेज़ है, और उस एलिमिनेशन फेज़ के भी एक पेपर एलिमिनेशन है, एक क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, तो अगर आप कट ऑफ को देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हर एक स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है कि जीएस पेपर 1 कितना भी डिफ़िकल्ट आए या कितना भी इजी आए, ऑन एंड अराउंड 50% पे मैं पेपर 1 क्वालिफाई कर जाऊँगा। सर हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2026 एस्पिरेंट, 27 एस्पिरेंट, यहाँ तक कि 28 स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं जो भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें बेस नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम सुनते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, हमें ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, सिलेबस में क्या आएगा, कैसे आएगा। तो सर थोड़ा ब्रीफ दे देंगे आप बच्चों को कि प्रीलिम्स में आप ऐसे करके प्रिपेयर करेंगे, मेंस के लिए आपकी इस तरह की प्रिपरेशंस होती है, एंड उसके आगे की प्रिपरेशंस क्या है? देखिए, एनसीईआरटी हमेशा बेसिक्स होता है, बट हर एक सब्जेक्ट के लिए हम नहीं पढ़ते। जैसे इकोनॉमी के लिए तो 6-7 की एनसीईआरटी अवेलेबल ही नहीं है, वो तो स्टार्ट ही होता है 9-10, वो भी बहुत बेसिक लेवल पे होती है 11-12 से। अगर आप पुराने मतलब छोटे क्लासेस के एनसीईआरटी देखेंगे तो वो सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए अवेलेबल है। बट एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्या देखना है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बुक वाइज हो सकती है कि भाई ये मेरी किताब रही, मैंने पढ़ लिया, ये बुक, ये टॉपिक पढ़ लिए, ये हो गया। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बुक वाइज हो सकती है। मेंस की प्रिपरेशन हमेशा थीम वाइज होती है। मेंस की प्रिपरेशन कभी भी बुक वाइज नहीं होती है। ठीक, तो एक मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा जो मुझसे भी पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी IQ चैनल। सो आज हमारे साथ अंकित सर आए हैं। सो सर मैं आपके वीडियोस के ना कुछ कमेंट्स देख रहा था कि सर कुछ लास्ट के मंथ्स बचे हैं, 4-5 महीने बचे हैं, कैसे यूपीएससी निकाले पहले अटेम्प्ट में, क्या वो स्ट्रैटेजी है? तो सर उस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं, कैसे निकाले फर्स्ट अटेम्प्ट में? हेलो राकेश सर। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स जो पहला फेज़ होता है बेसिकली वो एक एलिमिनेशन वाला फेज़ है, और उस एलिमिनेशन फेज़ के भी एक पेपर एलिमिनेशन है, एक क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, तो अगर आप कट ऑफ को देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हर एक स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है कि जीएस पेपर 1 कितना भी डिफ़िकल्ट आए या कितना भी इजी आए, ऑन एंड अराउंड 50% पे मैं पेपर 1 क्वालिफाई कर जाऊँगा। ठीक, आप भी एग्री करेंगे कि कट ऑफ 100 के ऊपर नहीं जाता जनरली, और सीसैट का क्वालिफाइंग आपको पता है 33% है। तो ओवरऑल प्रीलिम्स का मार्क्स आप अगर 50% स्कोर कर रहे हैं दोनों ही पेपर में, सीसैट एंड जीएस में, तो आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझना है कि 50% पे मैं पेपर 1 या प्रीलिम्स फेस क्लियर कर लूँगा। ठीक, अगर ये आप माइंडसेट समझते हैं तो इससे क्या होगा, मैं हर चीज़ पढ़ने के पीछे नहीं जाऊँगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के फेज़ में एक आई विल यूज़ द वर्ड कंटेंट टेररिज्म। हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, क्या रेलेवेंट है क्या रेलेवेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में डिसाइड करना। यूपीएससी जब भी पेपर सेट करता है, यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस हमेशा आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछता है। अब उससे क्या होता है, जो उस साल पेपर दे रहा है स्टूडेंट, उसको पता है कि मुझे 50% ही स्कोर करना है, मुझे 180 स्कोर नहीं करना, मेरा टारगेट है 100-110 के अराउंड पेपर क्लियर हो जाएगा। तो वो तो वहाँ पर मैनेज कर लेता है। बट जब मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने जाता हूँ तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में अपना जो प्रिपरेशन टाइम है उसको वेस्ट करते हैं। ठीक, क्या होता है, हम हमेशा परेशान होते हैं कि सर मैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढूं, करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं है, या जो सोर्स मार्केट में अवेलेबल है, या क्वेश्चन न्यूज़पेपर से नहीं आ रहे, क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से पूछ लिए, तो क्या आप सारे वेबसाइट्स कवर करूं। इन सारी चीज़ों में हम परेशान रहते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि कहीं ना कहीं जो स्टैटिक पार्ट है, एम लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस या स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस, आप वो भी गलत करके आ रहे हैं। ठीक, आप वो भी गलत करके आ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन पेपर में मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर, हम जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो जीएस सीसैट दोनों की करेंगे, कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर यूपीएससी हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पेपर फ्रेम करता है। यूपीएससी जानता है कि एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा भी पेपर दे रहा है, एक टेक्निकल इंजीनियरिंग का बच्चा भी पेपर दे रहा है, एक मेट्रो सिटी का स्टूडेंट भी पेपर दे रहा है, और एक गांव में रहने वाला बच्चा भी पेपर दे रहा है। तो पेपर हमेशा बैलेंस्ड होता है, एक साइड टिल्टेड कभी नहीं होगा। अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ सवाल होंगे जो इजी सेक्शन के होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक, हमारा एम ये है कि इजी प्लस मॉडरेट, अगर ये दो सेक्शन को मैं सही बना लूँ तो मैं बहुत ईजिली पेपर क्रैक कर लूँगा।
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के पीछे मुझे परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। बट अब इजी और मॉडरेट किस सेक्शन से आएगा? क्या आर्ट एंड कल्चर से इजी क्वेश्चन आएगा? क्या हिस्ट्री से इजी क्वेश्चन आएगा? क्या पॉलिटी से आएगा? वी डोंट नो। ठीक, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, एक बेसिक लेवल पे आप सिलेबस को कवर अप कीजिए, आप इजी और मॉडरेट सेक्शन आराम से सेलेक्ट करके बना लेंगे, और वही स्ट्रैटेजी होती है। यूपीएससी की स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल होती है, हम गलत अप्रोच के कारण उसको हमेशा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वही इजी और मॉडरेट सेक्शन पे फोकस करें, पहले बेसिक्स को कवर करें, करंट अफेयर्स के पीछे मत परेशान हुई है। क्योंकि अगर यूपीएससी ने ठान लिया है कि एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछना है तो वो नहीं बनने वाला, वो किसी से नहीं बनने वाला। बट हमें कौन सा 200 में 200 स्कोर करना है? वी जस्ट नीड टू स्कोर 100% मार्क्स, करेक्ट, 100 मार्क्स, सॉरी। तो ये मेरे हिसाब से एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स को लेकर। और एक और चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ, जो खासकर जो स्टूडेंट एक या दो बार मतलब अनसक्सेसफुल हो चुके हैं प्रीलिम्स में, अगर आप अपना स्कोर देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे मार्क्स को, तो अगर मैं नेगेटिव मार्किंग को हटा दूँ तो मैं हमेशा कट ऑफ के ऊपर ही स्कोर करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की यही कहानी है कि सर मेरे मार्क्स आ रहे थे 115 जीएस पेपर 1 में, या सीसैट में भी मैं 80-90 स्कोर कर रहा था, बट क्योंकि मेरे नेगेटिव अटेम्प्ट्स जो थे वो मुझे इस जो साइड लाइन है उसके इस तरफ ले आ रहे हैं। ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। जब हम भी इनिशियल फेजेस में देते थे तो ये चीज़ देखते थे कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो हमें कट ऑफ से दूसरे साइड में शिफ्ट कर दे रहा है। बट अब देखिए, एज ए स्टूडेंट एग्ज़ाम में अगर मैं कोई क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ तो अपने साइड से तो मैं श्योर था कि भाई ये क्वेश्चन सही है, बट कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। अगर आप सीसैट की बात करेंगे तो एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स। एक गलत, आपने सही सवाल को अगर गलत बना दिया तो आपके -0.83 होते हैं। तो टोटल एक सवाल 3.33 मार्क्स का डिफरेंस लाता है। हम सोचते हैं कि गलत बना दिए तो -0.83 चला जाएगा, नहीं, सही होना था, आपने गलत कर दिया, तो जो गैप क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 3.33 का। दो क्वेश्चन अगर आपने जो आपको लगा सही था वो अगर गलत हो गया तो 6.66, यही तो डिफरेंस है फेलियर और सिलेक्शन का। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अगर गलतियों को मैनेज कर लेंगे उससे भी क्लियर हो जाता है। आपको मैनेज करना है गलतियों को, मतलब पूरा का पूरा ओरिएंटेशन किधर होता है, सर और क्या नया पढ़ें, और कौन सी नई किताब पढ़ें, और कंटेंट कहाँ से सीखें, और डेटा कहाँ से याद करें, वो हेल्प नहीं करेगा आपको। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो है वो ट्रैप्स ऐसे सेट करता है कि अगर आप अपनी गलतियों को मैनेज कर लेंगे एग्जाम, 2-3 क्वेश्चन की गलतियाँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनसे मैं इंटरेक्ट किया हूँ, अगर कोई सीसैट डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो वो 1 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर नहीं स्कोर कर रहा होगा। अगर वो इतना स्कोर कर रहा होता तो वो एग्ज़ाम देता ही नहीं। स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहे हैं सर? राकेश जी गेस कीजिए, कट ऑफ कितने मार्क्स से रुक रहा है सीसैट का? 67 इज़ द कट ऑफ। स्टूडेंट आर स्कोरिंग 66 पॉइंट समथिंग, स्टूडेंट आर स्कोरिंग 65 पॉइंट समथिंग। मतलब वो 2 क्वेश्चन की जो गलती है अगर वो मैनेज हो जाएगा तो हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और वो 2 क्वेश्चन की गलती जो होती है वो आपको 1 साल कॉस्ट करती है। दैट कॉस्ट यू 1 ईयर। डेटा कैन लाइक हार्म, मतलब आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी इससे बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और अगर आप मेंस में डिस्क्वालीफाई करते हैं तो एटलीस्ट आप मेंस लिखे रहते हैं, आपके पास एक मोटिवेशन रहता है कि ठीक है अब मेंस का रिजल्ट आ गया है, 3-4 महीने बाद प्रीलिम्स है तो अब मैं फिर से प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करता हूँ। आप इमेजिन कीजिए आपने मई एंड में एग्ज़ाम दिया, जुलाई एंड में आपका रिजल्ट आया, अगर आप प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको पता है कि नेक्स्ट प्रीलिम्स अब मई में देना है। तो वो जो 3-4 महीना होता है जो हमें लगता है कि हमें एक्स्ट्रा मिला, एक्चुअली वो स्टूडेंट वेस्ट कर देते हैं कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। वी फील वेरी डीमोटिवेटेड कि पूरा जीएस आपने सही स्कोर किया बट 1-2 गलती के कारण आपका सीसैट डिस्क्वालीफाई हो गया। और ये जो फिगर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाइंग इन सीसैट, ये लगातार बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। तो इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा कि भाई सीसैट ऐसा सब्जेक्ट हो गया है आज की डेट में कि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं मैथ्स ऑप्शनल का टीचर हूँ, मैथ्स ऑप्शनल के स्टूडेंट भी स्ट्रगल करते हैं, मैथ्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं। आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं तो मे बी आपको 100 आवर्स देना पड़ेगा सीसैट प्रिपेयर करने के लिए। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको मे बी 50 आवर्स देना पड़ेगा, बट आवर्स देने पड़ेंगे, ठीक, आवर्स हमको देना पड़ेगा। क्योंकि सीसैट जो है मतलब यूपीएससी ने ठान लिया है कि इसका मैं लेवल को इंक्रीज़ करता जाऊँगा, और वो जो लेवल इंक्रीज़ हो रहा है वो मतलब इट इज़ नॉट लाइक एसएससी एग्ज़ाम और कैट एग्ज़ाम। आप देखेंगे तो यूपीएससी का पेपर जो आता है वैसे क्वेश्चन आपको कोई किताब में नहीं मिलेंगे, कोई भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स में नहीं मिलेंगे।
क्योंकि वो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस। वो दौर गया जब आपके पास दो नंबर्स रहेंगे, एक फॉर्मूला रहेगा, आप पुट किया, आपने आंसर लाया, आपने टिक किया। वो दौर अभी भी है एसएससी और आईबीपीएस में, और ये मैं सिंपल लॉजिक से प्रूव कर सकता हूँ कि वहाँ आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं। वहाँ अगर लॉजिकल क्वेश्चन सेट कर देंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बट यूपीएससी में 80 क्वेश्चंस में से 25-26 तो पैसेज के क्वेश्चंस हैं। अगर आप उतना हटा देंगे तो जो आपका 50-55 के अराउंड बचा, आपको 2 घंटे में 50 क्वेश्चन बनाने हैं, मैथ्स रीजनिंग मिला के। तो वो जो क्वेश्चंस है वो आपको 1 से 1.5 मिनट देना पड़ेगा उन क्वेश्चन पे, आपको उतना रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आधे मिनट में या देख कर सॉल्व नहीं होने वाले, वो क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होने वाले। जैसे कि 2023 का पेपर था, आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स का कहना था कि सर सीसैट का पेपर बड़ा लेंदी हो रहा है। वो लेंदी होने का रीज़न क्या था? देख, वो लेंदी होने का सिंपल रीज़न ये था कि उन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा था। दे हैव आस्क्ड कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज वन कैन फाइंड एन आंसर। अब ये जो हाउ मैनी डिफरेंट वेज आ गया, आपको सारे नंबर्स पुट करके आपको आंसर्स फाइंड करने पड़ेंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यू नीड टू फाइंड। इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है वो पेपर जो है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड उस तरीके से मैथ्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं है ट्रेंड। हमारा माइंड जो है 12th तक के जो हम मैथ्स पढ़ते थे या 10th तक के, खासकर मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड की बात करूँ तो हमारा माइंड ऐसे ही ट्रेंड है, नंबर, फॉर्मूला, आंसर। जहाँ मल्टीपल नंबर्स पुट करके आंसर फाइंड करना हो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाता है। और ये है वो चेंजिंग ट्रेंड जो स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। और ये जो चेंजिंग ट्रेंड है, ये कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या 1 महीने में सीसैट की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्या 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी? तो कंसेप्चुअल लेवल पे तो आपको हम सिखा देंगे, या कोई भी कोचिंग कोई भी किताब आपको सिखा देगी, ठीक। बट उन नंबर्स के साथ प्ले करना, ये हैबिट डेवलप करने में टाइम लगेगा। ये रातों रात या 1 महीने में नहीं हो सकता। आपको कंसेप्ट सीख सकते हैं आप 1 महीने में, बट आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको मैथ्स में या खासकर सीसैट में आपको समय देना पड़ेगा। दैट इज़ द कंक्लूजन। सर हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2026 एस्पिरेंट, 27 एस्पिरेंट, यहाँ तक कि 28 स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं जो भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हें बेस नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम सुनते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ाई करना है, हमें ये पकड़ना है, वो पकड़ना है, सिलेबस में क्या आएगा, कैसे आएगा। तो सर थोड़ा ब्रीफ दे देंगे आप बच्चों को कि प्रीलिम्स में आप ऐसे करके प्रिपेयर करेंगे, मेंस के लिए आपके इस तरह की प्रिपरेशंस होती है, एंड उसके आगे की प्रिपरेशंस क्या है? देखिए, एनसीईआरटी हमेशा बेसिक्स होता है, बट हर एक सब्जेक्ट के लिए हम नहीं पढ़ते। जैसे इकोनॉमी के लिए तो 6-7 की एनसीईआरटी अवेलेबल ही नहीं है, वो तो स्टार्ट ही होता है 9-10, वो भी बहुत बेसिक लेवल पे होती है 11-12 से। अगर आप पुराने मतलब छोटे क्लासेस के एनसीईआरटी देखेंगे तो वो सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए अवेलेबल है। बट एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्या देखना है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बुक वाइज हो सकती है कि भाई ये मेरी किताब रही, मैंने पढ़ लिया, ये बुक, ये टॉपिक पढ़ लिए, ये हो गया। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बुक वाइज हो सकती है। मेंस की प्रिपरेशन हमेशा थीम वाइज होती है। मेंस की प्रिपरेशन कभी भी बुक वाइज नहीं होती है, ठीक। तो एक मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा जो मुझसे भी पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करें। हमारे जीएस की प्रिपरेशन में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं, तो उसको हम कैसे मतलब याद रखने की भी प्रॉब्लम होती है। रिटेंशन का हमेशा एक चैलेंज होता है कि सर कैसे रिटेन करें इतने सारी डेटा को। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपको, अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जब तक आपको उसका एंड यूज़ एप्लीकेशन नहीं पता है, वो याद करना इम्पॉसिबल है। आप क्या, मैं भी याद नहीं रख पाऊँगा, कोई भी याद नहीं रख सकता। आपने पढ़ा, मान लीजिए आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आ गया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हायर लेवल का, सेकेंडरी लेवल का, या किसी भी टर्शियरी लेवल का, कोई भी आप ले लें। तो अब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो मिल गया, अब आपने उसको याद कर लिया, अब 2 महीने बाद भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि ये कहाँ पर मैं इसको पुट करूँगा, ठीक। अगर आपको ये पता है कि ठीक है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मुझे मिल गया, अब अगर एजुकेशन पे जो आपका पेपर 2 का सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये मेरा इंट्रोडक्शन बन सकता है, ये मेरा इंट्रोडक्शन बन सकता है। अगर ये चीज़ आपको पता होगी कि मुझे कौन सा डेटा कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि मेंस के पेपर में आपको हर चीज़ नहीं लिखनी होती, आपको अपने हिसाब से आंसर, मेंस का एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स 100 डिफरेंट टाइप का आंसर लिख सकते हैं, और वो 100 ही आंसर्स ही अच्छे हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कोई एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होता। तो आप जो भी चीज़ें जब पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एंड यूज़ एप्लीकेशन कहाँ है। अगर कितना भी अच्छा डेटा हो या कितना भी अच्छा केस स्टडी हो, अगर उसका एंड यूज़ एप्लीकेशन नहीं है तो उसको लीव कर दीजिए। वाई टू रिमेंबर दीज थिंग्स विच यू कैन नॉट यूज़ इन द पेपर। अब
सवाल यही होगा कि सर मुझे कैसे पता होगा एंड यूज़ एप्लीकेशन क्या है क्या नहीं है। इसके लिए मैं आपको हमारे डिस्कशन के स्टार्टिंग में ले जाऊँगा। मैंने क्या कहा था, ईजी एंड मॉडरेट, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाना। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर सीसैट में भी आता है तो मैं भी उसको हैप्पीली स्किप कर दूंगा, क्यों उसको लेकर परेशान होना। तो जो ईजी एंड मॉडरेट है इसके लिए क्या करना है, सिलेबस का पूरा कंप्लीशन। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक, आप स्टार्ट करिए प्रिपरेशन मेंस से। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होते जाएगी, ठीक। प्रीलिम्स में एक एमसीक्यू सॉल्व करने का माइंडसेट होता है जो एग्जाम के 6 महीने पहले मैं डेवलप करूँगा। अभी से आप 2028 प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करेंगे, अभी से आप 2028 जीएस की प्रिपरेशन करेंगे मेंस लेवल पे। 6 महीने पहले मैं उसको स्विच करूँगा प्रीलिम्स लेवल पे। तो जो पूरा का पूरा सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल जीएस पेपर 3 होता है सर। जीएस पेपर 3 अगर सोचेंगे तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है इकोनॉमी, मुझे इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी एक मेजर पार्ट है सिलेबस का। आप इकोनॉमी में आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स पढ़ते हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, ठीक है। एयरपोर्ट हो गया, वाटरवेज हो गया, आपका ये सारे हो गए, रोडवेज वगैरह हो गए, ट्रांसपोर्टेशन की थीम हो गई, रेलवे की थीम हो गई, ऑयल एंड गैस, मतलब पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला थीम है वो सब हम पढ़ते हैं। बट अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे तो जीएस पेपर मेंस पेपर 3 में एक सेक्शन है इंटरनल सिक्योरिटी, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, 4 क्वेश्चन वहाँ से हर बार पूछ रहे हैं। साइंस एंड टेक देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और वो 3 क्वेश्चन भी किससे आ रहे हैं, या तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन या नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी में भी वैक्सीन रिसर्च वगैरह पे पूछ लेंगे, नहीं तो आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो भी एक हो गया, छोटा सा टॉपिक है, फ्रिंज टॉपिक, जिसके लिए ना कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट प्रीलिम्स में पढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा वी डोंट नो। बट मेंस के लिए इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन बहुत इजी होती है, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन 10 और 15 मार्क्स के होते हैं वो ब्रॉड क्वेश्चन होते हैं। अगर UNFCCC पे पूछ रहा है तो वो एक ग्लोबल थीम पे पूछेगा, जनरल थीम पे, एक स्पेसिफिक आपको क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो वो वाले टॉपिक्स हो गए जिनको आपको कवर करना चाहिए, जो फ्रिंज टॉपिक्स हैं, जो नॉर्मल कन्वेंशन में हम नहीं सुनते। एक सर इकोनॉमी में ही अगर मैं एक्सपैंड करूं तो एक एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, MSP का इशू, PDS का इशू, उन पे हर साल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल इकोनॉमी में 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ जनरल इकोनॉमी पे। अब हम कहाँ फोकस्ड रहते हैं, हम रहते हैं वो 3 जनरल इकोनॉमी के टॉपिक पे। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले पूरे सिलेबस को माइक्रो पार्ट्स में ब्रेक करें, हर एक टॉपिक का। जैसे जीएस पेपर 2 में भी जाऊंगा तो गवर्नेंस, सोशल जस्टिस भी, उनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, बट हम वही पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी पे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक। तो आपको ये देखना है कि कितने माइक्रो टॉपिक्स हैं, और उन माइक्रो टॉपिक्स का आप क्लासेस कर रहे हैं, आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपके पास एक बेसिक नोट्स तैयार होना चाहिए, 1 से 1.5 पन्ने का, ठीक। बेसिक नोट्स मतलब जिसमें आपकी बॉडी होगी, कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे। ये 3 चीज़ें आपको क्लास में भी पढ़ाया जाता है, ये 3 चीज़ें आपको किताबों में भी मिल जाती है। अब जैसे MSP का इशू हुआ, ठीक, तो आपके पास ये 3 चीज़ें रेडी हो गई। सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें रेडी करनी है। कौन कौन सी? एक आपका हो जाएगा कुछ बेसिक मटेरियल, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब MSP ले लिए, अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक। तो मुझे पता चला कि फूड सब्सिडी पे इतना बिल है गवर्नमेंट का, या फूड सब्सिडी में इतना लीकेज है। तो ये जो पोर्शन है, मुझे ये पढ़ते ही समझ में आएगा कि ये मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है क्वेश्चन का। तब मैं अपनी उस शीट में जाकर इंट्रोडक्शन, अब वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, इंट्रोडक्शन हो गया। हमने जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ में क्या किए थे, जो PDS के ट्रक्स होते थे उन पे उन्होंने GPS वगैरह फिट किया था, ताकि जो डाइवर्जन वगैरह हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सके। अब जैसे ही ये मैं उस समय न्यूज़ में पढ़ा, मुझे पता चल गया कि ठीक है, ये एक वे फॉरवर्ड या एक गुड कंक्लूजन के नाम पे ये चीज़ें आ सकती हैं। तो वो मेरा करंट अफेयर्स वहाँ पे जाके फिट हो गया, ठीक। मैंने पढ़ा कि चलिए जापान हो गया, ये US हो गया, फार्म सब्सिडी को किस तरीके से, वो जो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, WTO वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन पे वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। जैसे ही मुझे कोई एक केस मिला तो ये मेरा ग्लोबल केस स्टडी में फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मेरे पास बेसिक, प्रोज एंड कॉन्स, ये 3 चीज़ आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, ये आपने लिख लिया। अब आपको जैसे जैसे करंट अफेयर्स मिल रहा है, क्योंकि आपका टारगेट है 27-28 का, तो आपको जैसे जैसे चीज़ें मिलती जा रही हैं वो आप ऐड करते जाइए। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है करंट अफेयर्स इंटीग्रेट भी होगा और आपको याद भी रहेगा। किसी और कोचिंग का कंपाइल किया हुआ मटेरियल 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें से 50% रिटेन रहता है, अगर खुद का बनाया हुआ मटेरियल को एक बार भी पढ़ लेंगे तो वो 90% रिटेन रहता है। तो इन चीज़ों को इस तरीके से ऐड करना चाहिए।
जैसे थीम वाइज भी अगर आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अब होता क्या है, कई बार अगर प्रैक्टिस करके ना जाए, देखिए ह्यूमन का जो माइंडसेट रहता है आपका, हमारा स्टूडेंट्स का भी, अब जिस सीक्वेंस में याद करेंगे ना आप उसी सीक्वेंस में रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपने 1 2 3 4 करके याद किया है तो वो 1 2 3 4 करके ही रिकॉल होगा एग्ज़ाम में। अब आपने क्या किया, आपने हैप्पीज़ार्ड प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएगा। आंसर लिख लेने के बाद ना, आंसर लिख लेने के बाद याद आता है, अगला क्वेश्चन लिखते हो कि अरे यार इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते थे। अब ना स्पेस है ना टाइम है। ठीक, कई बार क्वेश्चन देखने के बाद 2 मिनट ये सोचते हैं कि यार इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करें, डेटा लिखें या कुछ केस स्टडी लिखें, कंटेक्स्ट, करंट कंटेक्स्ट लिखें। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, ये आपका टाइम किल कर देते हैं, आपको पेपर ऑटोमेटिकली लेंदी लगने लगता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब इस पर हम आगे और डिस्कशन करेंगे कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपको कुछ नहीं सोचना, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जितने भी टर्म्स होते हैं, आईओटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइंस एंड टेक के लिए सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है डेफिनेशन। कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ब्रॉड आएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ब्रॉड क्वेश्चन आया, डेफिनेशन, नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया, आंख बंद करके मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब डेफिनेशन में ये चीज़ याद रखिएगा, हर कोई अप्रिशिएट करता है कि इस डेफिनेशन हमेशा स्टैंडर्ड हो। डेफिनेशन कभी हम मन से बना के अगर लिखते हैं तो वो एग्जामिनर उसको अप्रिशिएट नहीं करता। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन का प्रॉब्लम आज ही आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी टर्म्स सिलेबस में मेंशन है उन सब की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप गूगल से सर्च करके लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपका इंट्रोडक्शन फिनिश। ठीक, इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है, स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है इंट्रोडक्शन के लिए आप डेटा से स्टार्ट कीजिए। जब इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, कोई भी इशू आ रहा है इकोनॉमिक्स का, आप डेटा से शुरू करिए। ठीक, और सबसे आसान डेटा हो जाता है जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एम है या 10 ट्रिलियन का है, उसमें से हम जैसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से इतना डेटा चाहिए, तो ये जेनरिक डेटाज हैं और ये बहुत अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन बन सकता है। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे कि मेरा इंट्रोडक्शन तैयार है, और एग्ज़ाम में आप वो आधा 1 मिनट जो आप सोचने में वेस्ट करते वो आप सेव कर लेंगे। आपको अपने माइंड को मैकेनिकली ट्रेंड करना है। गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। ठीक, अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है, मैं आर्टिकल, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, करंट कंटेक्स्ट भी नहीं समझ आ रहा, मैं आर्टिकल से शुरू करूंगा। साइंस एंड टेक में मैं हमेशा इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स के अलॉन्ग अगर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, मैंने कहा जिस सीक्वेंस में याद करोगे उसी सीक्वेंस में याद आएगा। ठीक, तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप ऑब्वियसली सर की बात से रिलेट कर पाएंगे, एंड सर ने हर एक सब्जेक्ट्स को जिस तरह से डिवाइड किया है, किस तरह नोट्स मेकिंग एंड एवरीथिंग, तो ये हम सबको मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो सर, हर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली दिस इज़ द मंथ ऑफ जैन, राइट, एंड हर स्टूडेंट्स मैंने देखा है मोस्टली उन्होंने सर्च किया व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। देखिए, ये बहुत ही मतलब ना मिसनॉमर वर्ड है कि बेस्ट ऑप्शनल, क्योंकि अगर बेस्ट ऑप्शनल कुछ होता तो हम डिस्कस ही नहीं करते। ऑब्वियसली हर कोई वही ऑप्शनल लेकर पढ़ता और हम भी सजेस्ट करते कि भाई यही ऑप्शनल लेके पढ़िए क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल देखिए चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 500 मार्क्स आर एट स्टेक। आप जीएस पेपर 1 2 3 4 में चलिए स्टूडेंट को ही एक टास्क देते हैं, होमवर्क, कि आप टॉपर्स का स्कोर देखना, वो हमेशा एवरेज को फॉलो करता है। अगर जीएस पेपर 1 में एवरेज 105 गया है तो आप 110 या 115 से ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे। वो एक्सेप्शनल 1 2 केसेस हटा दो, तो जो एवरेज को हमेशा जीएस के मार्क्स एवरेज के आसपास रहते हैं, और ऐसे की भी वही कहानी है। तो आपको एक्स्ट्रा एज कहाँ से मिलेगा आपको, और क्योंकि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू बड़ा ही वेग होता है, मतलब आपको नहीं पता कितने मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू अच्छा जाएगा, खराब जाएगा, यू डोंट नो। आप अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं 130 मार्क्स आ जाता है, आप एवरेज इंटरव्यू एक्सपेक्ट करते हैं, आप 170 180 स्कोर कर लेते हैं। तो इंटरव्यू जो है बड़ा वेग है, ठीक है, सब्जेक्टिव नेचर का है। तो इंटरव्यू के मार्क्स पे मैं डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे अपने सिलेक्शन को इंटरव्यू प्रूफ बनाना है। तो स्कोरिंग कहाँ से आएगी, जीएस एवरेज है, इंटरव्यू सब्जेक्टिव है, तो बच गया आपका ऑप्शनल। ठीक, तो ऑप्शनल आप जो भी लेते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, पीएसआईआर ऑप्शनल से भी स्टूडेंट ने टॉप किया है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल से भी किया है, सोशियोलॉजी से भी किया है, हिस्ट्री से भी किया है। तो ऑप्शनल, सारे ही ऑप्शनल से हमेशा ही कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। ठीक, बट आपको ये देखना है कि आपका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, आप किस ऑप्शनल के साथ कंफर्टेबल है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसको अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के साथ सोच सकता हूँ, मैं आंसर राइटिंग स्किल्स मेरे पास है कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे से लॉजिकली प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो उस केस में आपके जो ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल्स होते हैं, ठीक, वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक,
सिमिलरली अगर मैं मैंने साइंस बैकग्राउंड रखा है, अगर बायोलॉजी पे मेरी पकड़ अच्छी है बायोलॉजी पे, तो आप एंथ्रोपोलॉजी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि बायो का पोर्शन काफ़ी होता है। अगर मेरा माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि सर मुझे कोई एक प्रोसेस बता दे, मैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिख सकता, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक, तो मुझे कोई एक फार्मूला बता दे और ये बता दे कि भाई ऐसे डेटा डालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक, ये प्रोसेस अगर मैं सीख लूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर ये आपका माइंड सेट है तो आपके लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शनल्स हैं। ऑप्शनल चूज़ करते वक्त देखिए, इंटरेस्ट, लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट ढूंढो, पर मेरा ये कहना है कि यार हम यहाँ यूपीएससी जर्नी में इंटरेस्ट परस्यू करने नहीं आए हैं, ठीक है। इट्स अ ब्लडी गेम। हमको फोकस करना है कि कौन सा ऑप्शनल में स्कोरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, किसमें मैं लिमिटेड टाइम में ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, मैं वही ऑप्शनल चूज़ करूँगा, मैं एफर्ट लगाऊंगा, मैं पेपर क्लियर करूँगा, फिर इंटरेस्ट परस्यू करेंगे बाद में, ठीक। तो ऑप्शनल चूज़ करते हुए ये देखिएगा, स्कोरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक, क्वेश्चंस कहाँ से सेट हो रहे हैं। जैसे कि मैथ्स ऑप्शनल का अगर मैं आपको बताऊँ तो जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर हर किसी को पता है कि कौन सी किताब से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। वही सेलेक्टेड बुक्स हैं जो 10 साल पहले भी हुए थे, 10 साल बाद भी वही रहेंगे, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, वही सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं। बट हाँ, आपको थोड़ा प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आपको जीएस के साथ ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो ये एक मैथ्स का डिसएडवांटेज रहता है। बट आपको यही सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स देख के डिसाइड करना होगा, जिसमें से इंटरेस्ट को मत चूज़ करिएगा, ठीक। और दूसरा, जीएस के साथ ओवरलैपिंग मत देखिएगा, ठीक है। ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बैकफायर करता है। होता क्या है, मैं जीएस के साथ ओवरलैपिंग सिलेबस ले लेता हूँ, उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जीएस में मैंने एवरेज स्कोर किया, ऑप्शनल में भी मैंने 250 स्कोर कर लिया, थोड़ी मेहनत तो कम करनी पड़ी ओवरलैपिंग सिलेबस के कारण, बट मार्क्स दोनों ही जगह नहीं है। करेक्ट। तो आप देखिए, अब यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो मेहनत से तो पीछे नहीं हटेगा, ठीक। तो आप ये सोचिए कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर बाकी बच्चे 100% दे रहे हैं तो मैं 120% दूंगा। अब मैं देखता हूँ कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए बेटर है। तो इस बेसिस पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा, और हर्ड मेंटालिटी बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे कि भाई फलाने ने ये लिया है या मेजॉरिटी जनता अभी ये ले रही है स्टूडेंट्स, तो मुझे भी यही पर्टिकुलर ऑप्शनल लेना चाहिए। नहीं, आपको देखना है कि आपका माइंड किस तरीके के पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है। जब तक आपकी यूपीएससी जर्नी नहीं क्लियर होगी तब तक वो ऑप्शनल आपके साथ रहेगा, ठीक। और एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का होता है कि सर 3 महीने ज्योग्राफी पढ़ लिए, फिर मज़ा नहीं आया, फिर 4 महीने सोशियोलॉजी, फिर 2 महीने मैथ्स ले लिए। ये मत करिएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शनल इजी नहीं है, कोई भी ऑप्शनल डिफिकल्ट नहीं है, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर कोई आसान ऑप्शनल होता है तो शायद ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता, हम ही बोल देते कि भाई ये XYZ ऑप्शनल लेकर पढ़ लीजिए, यही बेस्ट है। तो जो डिसीजन होगा वो डिसीजन हमेशा फाइनल होना चाहिए, क्योंकि आप फिर वही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप 2-2, 3-3, 4-4 महीना आप वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऑप्शनल डिसाइड करना है, आपको मंथ्स डिसाइड करने हैं, और उस बेसिस पे मुझे प्रिपेयर करना है। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट चाहिए होता है, कोचिंग चाहिए होता है, मेंटोरशिप चाहिए होता है। सो ऑब्वियसली ऑफलाइन जाते हैं मोस्टली, सबने सुना है दिल्ली जाके मुखर्जी नगर की गलियों में जाके कोचिंग होता है, हम भी गए थे। तो सर जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख रुपीज़ होता है। ये मैं नॉर्मल फीस बता रहा हूँ सर, 1 साल की। तो सर हमने जो इनिशिएटिव लिया है एंड जो प्राइस हमने सोचा है कि जो मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से आते हैं, तो सर बता सकते हो तो प्राइस एंड बच्चों को अगर ज्वाइन करना है मैथ्स ऑप्शनल, या बच्चों को हमारे लाइक बेसिकली हमारी मेंटोरशिप चाहिए, तो वो कैसे ज्वाइन करेंगे एंड क्या प्राइजेस हैं? देखिए, अगर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, देखिए इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा कि जैसे आप भी जानते हैं कि जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे फादर या मदर, जो हमारी फैमिली का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या था, क्या आप बता सकते हैं? फैमिली का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसके चाइल्ड का एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ सोशल लेवलर, ठीक। बट होता क्या है, जो आपने बताया कि दिल्ली में जाकर फीस ज़्यादा है, कम है, तो वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो एजुकेशन इनइक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। जो हम कहते थे ना मेरिट का कंसेप्ट, जो हमेशा कहते हैं कि भाई दीज आर मेरिटोरियस स्टूडेंट, दीज आर नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट। एक्चुअली मेरिट जो होता है वो मेरिट इनेट मेरिट नहीं होता, ठीक है, वो भी एक्वायर्ड मेरिट भी हमेशा एक्वायर्ड होता है। आपको जितनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी आप उतना मेरिटोरियस बन जाएंगे, ठीक। तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एजुकेशनल इनइक्वालिटी में या कैपेबिलिटी इनइक्वालिटी में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उसको ब्रेक किया है टेक्नोलॉजी ने, ठीक। जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक, आज की डेट में जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हमने क्या किया, हमने उस बैरियर को ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट फीस, बट शायद दिल्ली में जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर चार्जिंग 1 लाख और 1.5 लाख फॉर जीएस प्रिपरेशन, ठीक। और उसी क्वालिटी को अगर आप ऑनलाइन में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, विथ अ फीस ऑफ 20,000 30,000, तो आपने वो जो बैरियर था एक, ठीक है, एक इकोनॉमिक बैरियर, उसको आपने ब्रेक किया है,
ठीक। और दूसरा ये भी होता है कि एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ठीक है घर से बाहर जाकर पढ़ेंगे, दिल्ली में रहेंगे तो एक वो एलीट वाली फीलिंग आएगी कि ठीक है हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम हमारा वैसे ही एक इको चैम्बर क्रिएट हो जाएगा, हम लाइब्रेरी जाएंगे। बट पर्सनली अगर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और अगर मुझे मौका मिलता कि घर पे बैठ के अगर मैं पढ़ाई कर सकूं तो मैं यही चूज़ करता। क्योंकि आप जानते नहीं है जो आपके जो मेंटल डिप्रेशन ये वाली भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिपरेशन, एक साल देखिए दिल्ली आकर 1 साल 2 साल अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता तो सबसे बड़ा चैलेंज यूपीएससी एस्पिरेंट क्या फेस करता है, वो ये फेस करता है कि मैं इस शहर में सस्टेन कैसे करूँ अपने आप को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सस्टेनेंस की। तो वो मतलब चीज़ें फिर वो धीरे धीरे मेंटल डिप्रेशन में जाता है। मतलब मेंटल डिप्रेशन नहीं भी हो रहा है, ये तो बहुत एक्सट्रीम टर्म में यूज़ कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं क्या होता है मतलब पर्पस खत्म हो जाता है। आपकी प्रिपरेशन जिस एनर्जी से मैंने पहले अटेम्प्ट को स्टार्ट किया था वो एनर्जी एक्सपोनेंशियली डीके होता जाता है, ठीक, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं रहता। तो और बहुत सारी चीज़ें, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, ये बहुत मिनिस्क्यूल चीज़ें हैं, बट जब आप अकेले रहते हैं तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा होता और अगर मुझे मौका मिलता कि आप अपनी प्रिपरेशन घर से करिए, तो फिर उस समय आपकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। घर में आपको क्या करना होता है, सिर्फ पढ़ना रहता है। आपकी बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फैमिली सपोर्ट करती है। आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल, छोटा सा एग्जांपल, अगर रात में खाना लेने जाना है मुझे तो जाना, खाना पैक कराना, लेकर आना, आधा 1 घंटा आपका कहीं नहीं गया। और यही अगर आप घर में रह रहे हैं तो डिनर 15 मिनट्स अफेयर है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग यूज़ कर, आप देखेंगे दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं स्टडी IQ के। क्यों? क्योंकि वो टाइम सेव करना चाह रहे हैं। अब दिल्ली में आकर टाइम सेव करने से अच्छा आप अपने घर पे रह के टाइम सेव कीजिए, ठीक। और क्वालिटी ऑब्वियसली एट पार है विद दीज ऑफलाइन कोचिंग्स जो स्टडी IQ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा P2I फाउंडेशन बैच है, ठीक है, जिसमें हम ऑप्शनल को अगर आप हटा देंगे तो पूरा का पूरा UPSC प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है। इसमें भी प्रीलिम्स की जब बारी आती है तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था बुक वाइज प्रिपरेशन, जो हमारा SIP प्रोग्राम है कि जो NCERT है, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको इंटीग्रेट करके पढ़ाना, ठीक। MCQ प्रैक्टिस, जो मैंने आपको कहा था कि 6 महीने पहले या 5 महीने पहले एक वो माइंडसेट आ जाना चाहिए MCQ सॉल्व करने का। और वो ज़रूरी भी इसीलिए है कि जो बच्चा पेपर दे चुका है वो जानता है कि GS पेपर 1 की सबसे अच्छी बात ये होती है, आप कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, आप कितने साल भी प्रिपेयर कर लीजिए, 60% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके 2 ऑप्शंस आप पहली बार एग्जाम में देख रहे होंगे। ये चीज़ होता है, मतलब वो पढ़ के ना थॉट ये आता है कि ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है इसे, मैंने मतलब क्या, वो किसी ने भी नहीं पढ़ा होता। तो वो UPSC जब पेपर सेट करता है तो वहाँ पे आपको अपने नॉलेज का एप्लीकेशन शो करना होता है। और एप्लीकेशन आप तभी शो कर पाएंगे जब आपको अपने नॉलेज पे ट्रस्ट होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो MCQ सॉल्व करने की एक हैबिट होती है, वो भी प्रोवाइड करते हैं। जब मेंस की बारी आती है तो हमारा MRP प्रोग्राम है कि जो आपको एक ईगो चैम्बर चाहिए था कि हाँ मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठ के अपनी प्रिपरेशन करूं, तो वो भी प्रोवाइड होता है। आपका करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं, थीम वाइज प्रिपरेशन होती है, आंसर राइटिंग होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है। तो जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच है वो एक कंप्लीट कोर्स है, वो एक कंप्लीट कोर्स है आपका, ऑप्शनल हटाकर, ठीक, एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल। और जब अगर आप ऑप्शनल को इंक्लूड करेंगे तो आई थिंक स्टडी IQ में ऑल द मेजर ऑप्शनल्स आर बीन कवर्ड। PSIR हो गया, सोशियो हो गया, हिस्ट्री हो गया, टेक्निकल ऑप्शनल्स भी हैं लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लाइक मैथमेटिक्स। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरा माइंडसेट किस डायरेक्शन में बेटर वर्क करेगा। क्या मैं फिलॉसफी ऑप्शनल के साथ ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो आप फिलॉसफी ऑप्शनल चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स के साथ ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, आप मैथ्स चूज़ कीजिए। क्योंकि अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या है, आपकी स्कोरिंग, आपको वो ध्यान में रखना है। फैकल्टी कैसा है कैसा नहीं है वो सब मैटर नहीं करता, एंड एट द एंड आपको स्कोर करना है। तो आपको वही ऑप्शनल चूज़ करना है और आपको वो ऑप्शनल एक रीज़नेबल प्राइस में स्टडी IQ में अवेलेबल भी रहता है। तो इस तरीके से आप स्टडी IQ के कोर्सेज, और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, मॉड्यूल कोर्सेज भी हैं। अगर CSAT पुअर है तो CSAT का कोर्सेज है, जैसे CSAT और मैथ्स ऑप्शनल की क्लासेस मैं ही कंडक्ट कराता हूँ। ऐसे करके डिफरेंट SIP का कोर्स है, तो ऐसे करके बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज आर देयर इन स्टडी IQ। सर वेबसाइट में मैं चेक कर रहा था, जो हमारे ऑप्शनल के प्राइजेस हैं वो अराउंड 15,000 रुपीज़ है, राइट। अगर हम उसको डिवाइड भी कर लें एक पूरे साल से तो वो ऑलमोस्ट 1,000
1200 के अराउंड है। उतना एक आप पीवीआर में मूवी देखने जाते हैं तो उससे ज़्यादा का एब्सोल्युटली bill हो सर, जाता है। एंड मैं ड्यूरेशन भी सर चेक कर रहा था, इट इज मोर देन लाइक अराउंड 18 18 मंथ्स का रहता है। सो सर इट इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव थिंग व्हिच वी हैव Obviously. इनिशिएटेड। एक्चुअली हमारा एम ही यही था ना, मतलब अगर हम 1.5 लाख में सेल करते कोर्स को, तो फिर वो ऑफलाइन और जो हम जिस एजेंडा से आए थे इस फील्ड में, कि वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एजुकेशनल इनइक्वालिटी में ना ट्रांसलेट हो, जो शायद पिछले आज़ादी के बाद 50 सालों 60 सालों में हुआ है, तभी तो ये हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में गैप बढ़ता गया है। तो उस चीज़ को ब्रेक करने आए हैं। तो जो फीस हम दे रहे हैं वो रीज़न यही है। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि ये इतने कम फीस में क्यों कोर्स दे रहे हैं, बिकॉज जो हमारा जो ओरिजिन था, जो हमारा ओरिजिनेशन थॉट यही है, तो इसको हम नहीं बदल सकते। ठीक, तो ये आपके पास प्रेजेंट रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। एब्सोल्युटली। सो स्टूडेंट्स, आपने अंकित सर की हर एक लाइक बातें सुनी, राइट, एंड हम सब रिलेट कर सकते हैं। एंड यू नो यूपीएससी इज़ अ जर्नी, सो प्रिपेयर्ड वेल। एंड आपको जो भी कोर्सेज हैं उनके अगर डिटेल चाहिए प्लीज़ चेक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड कोई भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट कर सकते हैं, हम अंकित सर तक वो पहुंचा देंगे एंड वो आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। एंड आपको इसके बाद कौन सा पॉडकास्ट चाहिए, कौन से फैकल्टीज़ के साथ, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता था Please. कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन मेंस की थीम वाइज फिर उसमें करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना, अगर आपको लगता है कि उस पर हमें और डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, वो शायद पॉडकास्ट में संभव नहीं होगा, मुझे एक सेपरेट सेशन विद अ बोर्ड कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि सर, क्योंकि होगा क्या, ये बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, तो जब तक कि मैं 10 टॉपिक पे उनको ये प्रोसेस करके नहीं समझाऊंगा, वो इस चीज़ को समझने में कई बार चैलेंज आता है कि सर किस तरीके से बनाए नोट्स, कहाँ से बनाए नोट्स। तो इस पर अगर स्टूडेंट्स चाहते होंगे तो हम इस पर भी फर्दर से एक सीरीज़ चला देंगे कि इकोनॉमी में किस तरीके से नोट्स बनाएं, साइंस एंड टेक में, इंटरनल सिक्योरिटी में, इस तरीके से वी कैन कंडक्ट मोर सेशंस। सर मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ स्टूडेंट्स फॉर श्योर ये सीरीज़ चाहेंगे। एंड थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशंस। जी, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।